हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 174। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो नीट के रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे हमारे कम्युनिटी टैब पे पूछे थे। जैसा आपको मालूम है, हम पिछले कुछ दिनों से कम्युनिटी टैब पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं। जनरली दिन में 2 से 3 कुछ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बेसिकली मैंने खुद ने फ्रेम किए हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। कुछ क्वेश्चन हमने ज़रूर जो पिछले एग्जाम में जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए थे। कुछ क्वेश्चन हमने दूसरी बुक्स से लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने खुद बनाए थे। तो जो भी क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जिसका हमने आपसे जवाब मांगा था और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। बहुत लोगों ने आंसर्स भी किए, बहुत अच्छा ट्रायल रहा आप लोगों का। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि मुझे मैक्सिमम उसमें रॉन्ग आंसर्स मिले हैं। तो मैं बेसिकली उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करूंगा जिसमें मुझे रॉन्ग आंसर्स मिले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो देखो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना। तो जो क्वेश्चन के आंसर्स आपने सही दे दिए हैं उनको मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेन कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कशन देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। मेरा मोस्टली ये रहता है कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं 4 से 5 स्टेटमेंट देखता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितना अच्छा किसी एनसीईआरटी बुक को कितनी अच्छे से स्टडी किया है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से स्टडी किया है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेटमेंट था कि सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ग्रिट बाय सेडिमेंटिंग इट एट बॉटम। तो बिल्कुल सही है। सेडिमेंटेशन जब होता है तो उस सेडिमेंटेशन से ग्रिट रिमूव होता है बाय सेडिमेंटिंग एट बॉटम। हाँ ठीक है, बॉटम में वो जाकर सेडिमेंट हो जाता है। बट इस लाइन में एक चीज़ गड़बड़ है, वो ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेडिमेंटेशन आपको पता हो, अगर आपने वीडियो देखा हो हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट वाला, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला, सेडिमेंटेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। सेडिमेंटेशन एक फिजिकल ट्रीटमेंट है इसलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, प्राइमरी स्लज कंटेन्स ऑल दी ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इज देन सेंट फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मतलब प्राइमरी स्लज में पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बेचते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि ऑर्गेनिक वेस्ट स्लज में नहीं होता, प्राइमरी एफ्लुएंट में होता है। आपको पता हो तो जब हमने फिजिकल ट्रीटमेंट में जब किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने जो नीचे जमा हुआ था उसको हमने कहा था स्लज और जो ऊपर सुपरनेटेंट था उसको हमने कहा था एफ्लुएंट। तो यहाँ पर जो एफ्लुएंट रहता है ना उसमें रहता है ऑर्गेनिक वेस्ट, स्लज में ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट, फ्लॉक्स दैट आर फॉर्म्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। सही है, फ्लॉक्स के अंदर बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म्ड इन एनारोबिक नहीं, ये गलत हो गया। फ्लॉक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में फॉर्म नहीं होते, गलत है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स तो बाद में उस फ्लॉक को ही डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं जो हमारे लार्ज एरेशन टैंक्स है उसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ, एरेशन टैंक्स में बीओडी डिक्रीज होता है विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बीओडी डिक्रीज होगा, सही बात है। एज ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज, नहीं, ये गलत है। ऑर्गेनिक मैटर विद टाइम इंक्रीज कैसे हो सकता है? हम कर क्या रहे हैं, हम ऑर्गेनिक मैटर को ही तो खत्म कर रहे हैं। तो विद टाइम ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। और जब भी ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होता है तभी बीओडी डिक्रीज होता है। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा तो बीओडी डिक्रीज नहीं हो सकता, स्टेटमेंट गलत हो गया। फिफ्थ, गंगा और यमुना एक्शन प्लान वर फ्रेम्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर इन इंडिया। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर करके तो ऐसा कुछ है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसका आंसर है। ये पांचों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं जो पांचों गलत है। तो मेरे हिसाब से अपना आंसर होगा ऑल आर इनकरेक्ट। लेकिन बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको सही आंसर दिया था, बाकी मैक्सिमम लोगों के आंसर्स गलत थे। और गलत होने का जो सबसे मेन रीज़न मैं आपको ये बता दूं कि आप स्टेटमेंट्स ढंग से नहीं पढ़ते। आपको स्टेटमेंट में एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन था, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पोटेंट फोर्स है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन उतना ज़्यादा होता है। अनरिलेटेड स्पीशी कैन नॉट कम्पीट फॉर सेम रिसोर्स, यानी सेम रिसोर्स के लिए अनरिलेटेड स्पीशी कभी भी कम्पीट नहीं करती, ऐसा नहीं है। हमारा वीडियो देखो आप, उसमें हमने क्लियर डिस्कस किया है कुछ एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से अनरिलेटेड स्पीशी में भी कंपटीशन होता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशी का फिटनेस दूसरे की प्रेजेंस में बढ़ जाता है, यानी द फिटनेस ऑफ वन स्पीशी इज हायर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशी। नहीं, कंपटीशन में कभी भी फिटनेस बढ़ेगा नहीं, कंपटीशन में फिटनेस हमेशा
कम होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज, एक और रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिफिनिटली इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। मतलब कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो स्पीशीज जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही है, वो एक साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है, इफ़ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गड़बड़ यहाँ है कि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड नहीं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, सब स्पीशी को बहुत सारा खाना दे दिया जाए, बहुत सारी स्पेस दे दिया जाए, तो उनमें से कभी कोई एक्सटिंक्ट नहीं होने वाला। प्रॉब्लम तभी आती है जब रिसोर्सेज कैसे हो, लिमिटेड। ये वही बात हो गई कि मेडिकल कॉलेज में अगर अनलिमिटेड सीट्स हैं तो नीट में कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। करोड़ों सीट्स कर देता हूँ मैं इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में, तो देयर इज़ नो कंपटीशन इन नीट। कंपटीशन तभी होता है जब नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत। एबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्टेड विद इन अ ईयर व्हेन गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन गालापागोस आइलैंड्स, बिल्कुल सही है, ये एक्सपेरिमेंट हमें याद होगा। गालापागोस आइलैंड्स पे जब ने गोट्स इंट्रोड्यूस की तो एबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए, सही बात है, लेकिन गलती है यहाँ पर। एबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हुए थे करीब करीब 9 से 10 साल लगे थे, यानी करीब करीब एक डिकेड पूरा लगा था जब जाके एक्सटिंक्ट हुए थे। यानी ये स्टेटमेंट इस मामले में गलत है, टाइम पीरियड यहाँ पर गलत किया गया है, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही है और वो है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। तो मेरा आंसर होगा ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी तीसरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। Balanus barnacle, which was smaller and competitively inferior, was eliminated by Chathalamus in Colonel's elegant field experiment। इकोलॉजी में पढ़ा था हमने कर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक बड़े बार्निकल ने एक छोटे बार्निकल को बिल्कुल ही क्या कर दिया था, एलिमिनेट। बिल्कुल सही है, लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने। उल्टा पुल्टा कैसे कर दिया कि इन्होंने बोला बेलेनस इन्फीरियर और स्मॉलर है, पर ऐसा नहीं है, बेलेनस बड़ा था और चैथेमेलस छोटा था, तो ये गड़बड़ हो गई, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। कार्निवोर्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स, यानी कंपटीशन की वजह से कार्निवोर्स पे अफेक्ट ज़्यादा होता है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। हर्बीवोर्स पे अफेक्ट ज़्यादा रहता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स आर, बिल्कुल सही बात है, और आर का मतलब वो कह रहे हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ये गलत बात हो गई। हाँ, रिप्रोडक्टिव फिटनेस आर की टर्म में मेजर की जाती है, बट आर इज नॉट एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, आर इज बायोटिक पोटेंशियल या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, स्टेटमेंट गलत। फोर्थ, competition occurs only when closely related species compete for the same resources that are limiting, यानी competition तभी होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, सेम हो और स्पीशीज कैसी हो, क्लोजली रिलेटेड। तो देखो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हमने विद एग्जांपल्स ये समझाया है आपको कि अनरिलेटेड स्पीशीज में भी कंपटीशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो मुझे भी यहाँ पर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं मिला, तो मेरा आंसर होगा फोर्थ, यानी ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप देख लो, हमारे कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे आपको, और इसी तरह के क्वेश्चंस हम और आगे कम्युनिटी टैब में पोस्ट करते रहेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और हमारा अब आज से ये सिस्टम रहेगा कि हम मंडे टू सैटरडे क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे, और हर संडे को मंडे टू सैटरडे जितने भी क्वेश्चंस पोस्ट हुए उसका डिस्कशन वीडियो हम लोग संडे को अपलोड करेंगे, ताकि आप संडे को बैठ के आराम से वो सारे क्वेश्चंस जो आपसे गलत हुए हैं उसके बारे में आप डिस्कशन कर सको। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसी तरह का क्वेश्चन है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज आर म्यूटाजेंस, बिल्कुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस म्यूटाजन है, बट मेरी नॉलेज ये कहती है कि यूवी रेडिएशंस आर नॉट आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत। सेकंड, एल्काइलेटिंग एजेंट जैसे 5-ब्रोमोयूरासिल म्यूटाजेनिक होते हैं, 5-ब्रोमोयूरासिल म्यूटाजेनिक है, पर 5-ब्रोमोयूरासिल एल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है। 5-ब्रोमोयूरासिल एक बेस एनालॉग है, एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है ईएमएस और एमएमएस, इथाइल मीथेन सल्फोनेट और मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। कंपेयर टू केमिकल म्यूटाजेंस, रेडिएशंस आर मोर डेंजरस एज म्यूटाजेंस, की रेडिएशन केमिकल म्यूटाजेन से ज़्यादा डेंजरस है, नहीं, उल्टा है, उल्टा है, केमिकल म्यूटाजेंस आर मोर डेंजरस। अब क्यों है उसका डिस्कशन हमने हमारे वीडियो जो है जो पार्ट 5 है म्यूटेशन का, म्यूटाजेंस डिस्कस किए हैं, वहाँ पे देख लो, आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पर ये स्टेटमेंट गलत है। नाइट्रस एसिड सबसे पहला आइडेंटिफाइड केमिकल म्यूटाजन है, बिल्कुल गलत। मस्टर्ड गैस सबसे पहला आइडेंटिफाइड केमिकल म्यूटाजन है।
सम गैसेज लाइक मस्टर्ड गैस आर म्यूटाजन एज वेल एज वॉरफेयर एजेंट। हाँ मुझे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, सल्फर जो मस्टर्ड गैस है म्यूटाजन भी है और वॉरफेयर एजेंट भी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट इस चीज़ में एक गड़बड़ ये है कि मस्टर्ड गैस केवल नाम की गैस है जबकि ये एक लिक्विड होता है। मस्टर्ड गैस एक लिक्विड है, तो मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यानी ये पांचों स्टेटमेंट मैं गलत ठहराता हूँ। मेरा आंसर होगा ऑल आर इनकरेक्ट। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा कि किस तरह से बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी आपने ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से गलत कर दी कम्युनिटी टैब पे। ऐसी गलतियां ना दोहराएं, कोशिश करें जितने ज़्यादा हो सके आंसर सही से दें। नेक्स्ट चलते हैं, वापस वही करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात थी। बेस एनालॉग्स एक्ट एज म्यूटाजेंस बाय फॉर्मिंग टोटोमर्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, यानी बेस एनालॉग्स टोटोमर बनाते नहीं, बेस एनालॉग्स टोटोमर नहीं बनाते, टोटोमर बनाता है नाइट्रस एसिड। गलत है स्टेटमेंट। 5 ब्रोमोयूरासिल थायमिन का टोटोमर है नहीं, 5 ब्रोमोयूरासिल थायमिन का बेस एनालॉग है, गलत है ये। नाइट्रस एसिड कॉजेज डीप्यूरिनेशन ऑफ डीएनए एंड एक्ट एज म्यूटाजन नहीं, नाइट्रस एसिड डीप्यूरिनेशन नहीं करता, नाइट्रस एसिड जो है आपका टोटोमर का फॉर्मेशन करता है, गलत। एक्रिडिन कॉजेज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन नहीं, एक्रिडिन करता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये भी गलत। तो एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मेरा आंसर होगा ऑल आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, म्यूटेशन सबसे पहले ऑब्जर्व किया था लेमार्क ने, बिल्कुल गलत। लेमार्क ने इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। म्यूटेशन एक सोर्स है कंटिन्यूस वेरिएशन का, बिल्कुल गलत। म्यूटेशन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का सोर्स है, बिल्कुल गलत। ऑल सोमेटिक म्यूटेशंस आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन नहीं, सोमेटिक म्यूटेशन ट्रांसफर नहीं होते, केवल जर्म सेल्स म्यूटेशन ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस अकर व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड ना, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड होते हैं तो उसको आप क्रोमोसोमल एबरेशन नहीं कहते। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब होता है अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसे आप एबरेशन कहते हो, तो ये भी हो गया गलत। पांचवा स्टेटमेंट, थैलेसेमिया एक पॉइंट म्यूटेशन है, बिल्कुल गलत। थैलेसेमिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, यानी फिर से सारे स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, एडीएच इज सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सरासर गलत। पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल स्टोर करके रिलीज करेगा, सिंथेसाइज करेंगे आपका हाइपोथैलेमस, गलत है। फ्रंटल लोब इन सेरेब्रम इज द थर्स्ट सेंटर ऑफ बॉडी नहीं, थर्स्ट सेंटर ऑफ बॉडी हाइपोथैलेमस होता है, गलत है। ADH एक्ट्स ऑन डीसीटी एंड रीअब्सॉर्ब्स सोडियम, ADH डीसी पे एक्ट तो करता है लेकिन सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन नहीं करता। ADH आपका वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करता है, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरोन से, तो ये भी गलत हो गया। ANF स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ रेनिन, गलत। ANF जो है रेनिन को इनहिबिट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो इस तरह की गलतियां मत करो, ये जो 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ना, तो उसमें से केवल 3% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन 7 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, बाकी मैक्सिमम 97% लोगों ने इन सबके आंसर्स गलत दिए हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप वीडियोस को अच्छे से देखें, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से थरली पढ़ें, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में इनके आंसर्स दें। एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेज सोडियम रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, एल्डोस्टेरोन सोडियम रीएब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट ना, ये बढ़ाता है डीसीटी से, और हमने हमारी वीडियो में बिल्कुल डिफरेंशिएट किया था एल्डोस्टेरोन और एडीएच के बीच में, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे, तो मुझे एक भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं लगा, सारे के सारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। वही टीआरएनए एक एंटीकोडन लूप होता है टीआरएनए में, बिल्कुल सही है। दैट इज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन आरआरएनए, यानी टीआरएनए के जो एंटीकोडन है उसका बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री आरआरएनए के नहीं, उसका बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री है एमआरएनए के। आरआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकता है, रीड कैसे करोगे, गलत हो गया। टीआरएनए में अमीनो एसिड अटैचमेंट होता है 5 प्राइम एंड पे, बिल्कुल गलत। नीट और एम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो मुझे आता है 3 प्राइम एंड पे होता है ये, गलतियां नहीं करें। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, बिल्कुल सही, हर अमीनो एसिड का टीआरएनए स्पेसिफिक होता है। फॉर टर्मिनेशन देयर आर स्पेसिफिक टीआरएनए कॉल्ड एज टर्मिनेटर टीआरएनए, नहीं, टर्मिनेटर टीआरएनए नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टॉप कोडॉन किसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करते, जब अमीनो एसिड को ही कोड नहीं करोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग टीआरएनए कहाँ से आएगा, गलत है ये। हाँ, इनिशिएटर टीआरएनए बोलते तो सही होता। अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन इज डिसाइडेड बाय नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए, यानी अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस रहेगा प्रोटीन में वो डिसाइड कौन करेगा, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए नहीं, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए पे कोडॉन क्या है वो डिसाइड करता है प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। मुझे केवल एक स्टेटमेंट सही लगा, तीसरा वाला, इसलिए मैं कहूँगा ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, यानी 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट सेम तरह का क्वेश्चन है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। प्रोकैरियोट्स में प्रीडोमिनेंट साइट जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल के लिए वो है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, नहीं,
ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए था, बिकॉज हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन कई बार खत्म नहीं होता, उससे पहले ही ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। तो कैसे कंट्रोल करोगे जीन एक्सप्रेशन को? नहीं, दिस इज इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नहीं समझ में आया? आप वीडियोस को वापस देखो, बार बार सब कुछ एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। इन एनी ओपेरॉन रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट एनहांसेस द रेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड एज रिप्रेसर्स। नहीं, रिप्रेसर्स तो कम करते हैं, जबकि ये एनहांस करने की बात करें। एनहांस करना मतलब कि इंक्रीज करना, तो मैं उसको रिप्रेसर नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा या तो पॉजिटिव रेगुलेटर या फिर कहूँगा एक्टिवेटर, तो ये भी गलत। तीसरा, accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed structural genes। यानी promoter region का एक्सेस प्रोकैरियोटिक डीएनए में रेगुलेट होता है प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स का इंटरेक्शन एक सीक्वेंस के साथ, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, नहीं उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ध्यान रखना, सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के, आप एनसीईआरटी में से ट्रांसक्रिप्शन पढ़ो, ये सारे के सारे एज इट इज़ वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है। तो अगर आपसे एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है बच्चों, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती। जिनको एनसीईआरटी थोरोली नहीं आती उनके लिए नीट में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। लेक आई कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है, हमने हमारी वीडियो में क्वेश्चन लिया भी था, तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। तो मुझे मिला केवल एक स्टेटमेंट सही, फोर्थ स्टेटमेंट, इसलिए मैं कहूँगा कि मेरा आंसर है तीसरा, यानी ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बिल्कुल सही है। एक सिंगल सेल के डीएनए से मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लूँगा, अगर कम पड़ गया तो पीसीआर टेक्निक से मैं बढ़ा भी लूँगा, तो स्टेटमेंट सही है। डीएनए फिंगरप्रिंट डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी की स्टडीज़ में काम आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तीसरा, वीएनटीआर बिलोंग्स टू माइक्रो सैटेलाइट क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए की जो दो क्लास थी, माइक्रो और मिनी, उसमें से वीएनटीआर माइक्रो में आता है, नहीं गलत है, वीएनटीआर आता है मिनी सैटेलाइट में, तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर तीसरा। बट फिर भी मैं चौथा ऑप्शन पढ़ूंगा। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि एक स्टेटमेंट आपको कुछ लगा तो आप आगे के ऑप्शंस पढ़ ही नहीं रहे, ऑप्शंस हमेशा पढ़ने चाहिए। फोर्थ है, वीएनटीआर डिफरेंस इन एवरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, बिल्कुल सीधा सीधा सही आंसर है ऑप्शन है ये। वीएनटीआर हर इंडिविजुअल का अलग होता है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, तो मेरा आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट, डोमिनेंट सी और पी जीन्स एसेंशियल है पर्पल कलर बनाने के लिए स्वीट पी फ्लावर्स में, तो क्या रेशियो रहेगा व्हाइट और पर्पल कलर फ्लावर्स का अगर क्रॉस करवाऊँ ऐसा? अब ये मैंने कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन डाला, बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा, बच्चों ने सिर्फ इतना सोचा सी और पी जीन्स पर्पल कलर स्वीट पी फ्लावर, और सीधा उनका दिमाग गया कहाँ पर? उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया और उसके बाद में सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री जीन में दिमाग लगा के उन्होंने क्या आंसर दिया? 9:7। उनका मानना था कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्वेश्चन है और कॉम्प्लीमेंट्री जीन पे एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या रेशियो रहता है, आंसर देते हैं फिनोटिपिक रेशियो का 9:7 पर। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया करो भाई, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो। उन्होंने क्रॉस चेंज कर दिया यहाँ पे। 9:7 रेशियो कब आता है? जब आप बिल्कुल एक डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव का जब क्रॉस करवाते हो तब जाके आपको रेशियो मिलता है 9:7 में। इस क्वेश्चन में तो जो दो जीनोटाइप्स लिए हैं वो डिफरेंट लिए हुए हैं, तो आप उनको जीनोटाइप को क्रॉस करके देखो। इतना आलसी मत बनो बच्चों, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो फिर सॉल्व करो। देखो ये 4 तरह के गैमेट बनाएगा, ये जो है ये 4 तरह के गैमेट बनाएगा, जो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये केवल 2 तरह के बनाएगा, कैपिटल C स्मॉल p और स्मॉल c स्मॉल p। बस चेकर बोर्ड बना के देख लेता हूँ मैं, ये मेरा चेकर बोर्ड आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पर्पल कलर कब प्रोड्यूस करेंगे? जब दोनों जीन्स अपने डोमिनेंट में हो, यानी कि जो मैंने रेड में शो कर रखा है, यानी इसमें दोनों डोमिनेंट है, इसमें दोनों अलग जीन्स डोमिनेंट है, इसमें दोनों डोमिनेंट है। इसके अंदर C डोमिनेंट है तो P रेसेसिव है, इसमें C डोमिनेंट है P रेसेसिव है। तो ये जितने भी येलो वाले हैं ये वाइट है प्रोड्यूस करेंगे, और जो रेड वाले हैं ये पर्पल प्रोड्यूस करेंगे, और वाइट और पर्पल का रेशियो रहेगा 5:3, यानी मेरा आंसर हो गया पहला आंसर। 9:7 इसका आंसर नहीं है। थोड़ा ढंग से क्वेश्चंस पढ़ा करो। फिर ये क्वेश्चन मैंने दिया था जो बच्चों ने गलत कर दिया, जबकि मैंने इसको वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन को कि गोविंद खुराना ने 2 RNA बनाए, एक का सीक्वेंस लिया था AB का रिपीट सीक्वेंस और एक में उन्होंने लिया था ABC का रिपीट सीक्वेंस। तो आपसे पूछा गया था कि किस तरह की पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे।
और ये 4 ऑप्शन थे। देखो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। अगर मैं पहला आरएनए ए लेता हूँ जिसमें सीक्वेंस ए बी रिपीट हो रहा है, तो इस केस में देखो जब आपका रीडिंग होगा एमआरएनए का तो सबसे पहले रीड आउट करेंगे ए यानी यहाँ पर आकर तुम्हारा अटैचमेंट होगा टीआरएनए का। तो ए समझो कोड करता है एक्स को, फिर आया बी ये कोड कर रहा है समझो वाई को, फिर वापस ए ये कोड करेगा एक्स को, और वापस बी ये कोड करेगा वाई को। यानी कि 2 अलग अलग कोडॉन चल रहे हैं यहाँ पे। तो जब कोडॉन अलग अलग होगा तो अमीनो एसिड अलग अलग होगी, अमीनो एसिड अलग अलग होगी तो प्रोटीन कैसा रहेगा, हेटेरोपॉलीपेप्टाइड। तो इस केस में मुझे मिलेगा हेटेरोपॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट आरएनए ले लेता हूँ बी वाला जिसमें ABC रिपीट हो रहा है। तो पहला कोडॉन ABC, समझो ये Z अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। नेक्स्ट क्या है ABC सेम है तो वापस Z, उसके बाद वापस ABC सेम Z, उसके बाद वापस ABC सेम Z। अब सारे अमीनो एसिड क्या है, एक जैसे, यानी होमो पॉलीपेप्टाइड। तो मेरा आंसर है 4th, यानी कि A हेटेरोपॉलीपेप्टाइड बनाएगा और B होमो पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट सही है GUG कोडॉन के लिए। तो पहले वो कह रहा है इट कोड्स फॉर वेलाइन, तो बिल्कुल सही है, वेलाइन का जो कोडॉन है वो है GUG। उसके बाद है इट में ऑल्सो कोड फॉर मेथियोनाइन। तो अगर आपको याद हो तो GUG जब इनिशिएटर पोजीशन पे होता है ट्रांसलेशन में तो वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है और इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम कर सकता है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है कि वो जब ट्रांसक्रिप्शन में इनिशियल पोजीशन पे होगा तो वो इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करते हुए मिथ्योनिन को कोड कर लेता है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। और 4th ऑप्शन था कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो मेरा आंसर होगा 4th। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ या नन। यानी कैसा है लैक ऑपरॉन का रेगुलेशन, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ ऑफ द अबव या नन। देखो ये क्वेश्चन भी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको उस वक्त भी दिया था वीडियो में कि लैक ऑपरॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तरह काम करता है, और ये बात एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखी है। ये चीज़ वीडियो में भी मैंने आपको बताई, उसके बाद भी आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो मेरा आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। समझो इस क्वेश्चन में बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन होता ही नहीं और सी ऑप्शन कुछ और ही होता तो ज़रूर हम लोग सोचते, बाकी अदरवाइज तो बोथ ऑफ द अबव आंसर इसका जाएगा। अब ये क्यों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो उसके लिए आप हमारा वीडियो देखो, उसमें मैंने प्रॉपर्ली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन था कि इसमें इलोंगेटेड सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड आरबीसीज बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसी, बट आरबीसीज न्यूक्लिएटेड नहीं होते, आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर गलत है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, गलत। ग्लूटामिक एसिड सब्सटीट्यूट्स वलाइन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में वो कह रहा है ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस करेगा वलाइन को, गलत है। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया था तीसरा पढ़ते ही ग्लूटामिक एसिड। तुम बस ये याद रखते हो ग्लूटामिक एसिड और वलाइन कौन किसको रिप्लेस करता है, ये भी तो याद रखो। वलाइन रिप्लेस करता है ग्लूटामिक एसिड को। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड होता है, उसको रिप्लेस करता है वलाइन। हमने यहाँ पे उल्टा लिखा है, तो आप इसका आंसर ये दे ही नहीं सकते, ये तो स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट है कि इट इज कॉज्ड बाय चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया, तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे 4th। क्वेश्चंस ढंग से पढ़ो तभी जाकर आप सक्सेसफुली क्वेश्चंस कर पाओगे। हिस्टोजन थ्योरी ये बोलती है कि अपाइकल ऑर्गेनाइजेशन के वक्त 3 हिस्टोजन्स का फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन है कि जो लीरोम वाला हिस्टोजन है वो किसका फॉर्मेशन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर था, वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया, उसके बाद भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। भाई होश में नहीं हो तुम, होश में नहीं हो तुम। लीरोम स्टील का फॉर्मेशन करता है ना, लीरोम थोड़ी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। समझ लो, चीज़ों को पढ़ने के बावजूद भी अगर आप आंसर्स गलत दोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नीट के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चंस, रटे रटाए क्वेश्चन में तो फुल मार्क्स लेके आओ कम से कम, अगर कंसेप्चुअल नहीं कर पा रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस बार बार डिस्कशन किए, बार बार फिर भी सबने आंसर गलत दिए। कि सपोज एवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ होगा कि टोटल 96 अमीनो एसिड्स है 20 की जगह पर, और डीएनए में 12 अलग अलग टाइप के बेस है 4 की जगह पे। तो आपसे पूछा गया कि एक डीएनए कोडोन में कितने बेसिस होंगे। आप हमारा जेनेटिक कोड वाला वीडियो देखो, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने, उसके बाद भी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया। अरे कितना सिंपल सोल्यूशन है भाई। अगर 12 टाइप के बेसिस हैं और हर कोडोन में केवल एक एक बेस भी मैं ले रहा हूँ, तो मैं 12 अलग अलग कोडॉन्स बना सकता हूँ। और अगर हर कोडॉन में मैं 2-2 लूँगा तो 12 का स्क्वायर यानी 144 बना सकता हूँ अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स है 96, बन कितनी रही है 144, तो बहुत है। आंसर क्या होगा? सेकंड। लेकिन बच्चों ने आंसर दिया
12, जबकि उनको 4 बार मैंने पढ़ाया था। गलत है ये। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे लगा कि बच्चों ने गलत आंसर दिए, मैंने वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। अब आपको इसके साथ ये सीख भी मिली होगी कि सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप आंसर्स दें, पहले आंसर नहीं दें, तभी आप सक्सेसफुली सही कर पाओगे। तो आपसे आज से हमारा स्ट्रेटेजी आप समझ गए होंगे। मंडे टू सैटरडे को हम क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे, दिन में 3-3 क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे और संडे को बैठ के उन सबका डिस्कशन आपके साथ में किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। नीट की तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, अगर आपको लगता है आपने कोई टॉपिक बहुत धांसू तरीके से पढ़ा है तो आओ हमारे साथ में हमारे क्वेश्चंस सॉल्व करो। अगर कर लिए तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नहीं कर पाए तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत लो लेवल पर चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। कीप स्टडिंग हार्ड।